जो सेशन अभी चूज किया है इसका बेसिक रीज़न ये है कि जब आप एज अ डिज़ाइन इंजीनियर जब काम करोगे किसी एमएनसी में, तो आपको नेचुरली आपको यू हैव टू वर्क इन अ टीम। तो आप जब भी टीम में काम करते हो तो आपके क्वालिटीज़ और आपके जो पर्सनल स्किल्स है उसके ऊपर आपका पर्सनैलिटी जो है वो डिपेंड करता है। सो इसके लिए वी आर गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ stress on the personality of a candidate, and this personality helps for selection or rejection of the candidate. जब भी आप किसी इंटरव्यू को जाते हो तो आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन जो होता है वो आपके पर्सनैलिटी के ऊपर होता है। अभी आपका मतलब जो थिंकिंग रहेगी पर्सनैलिटी मतलब हाउ डू यू लुक, ऐसा नहीं है। यही सब हम अभी इस सेशन में देखने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर दिस आवर टुडे सेशन। Now, we are saying in this case as a man is identified by his personality and that is nothing but its public image. तो कोई भी आदमी जो है वो उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है। अब पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, आपका पब्लिक इमेज कैसा है। पब्लिक इमेज इन द सेंस सी एवरी पर्सन जो है उसको अलग अलग रोल प्ले करने होते हैं। आप जब घर में हैं तो आपका अलग रोल है, जब आप प्रोफेशन में हैं आपका अलग रोल है, जब आप सोसाइटी में मूव करते हो तो आपका अलग रोल है। तो एक ही आदमी को अलग अलग रोल प्ले करने होते हैं एंड उस हिसाब से एवरी पर्सन इज आइडेंटिफाइड बाय हिज पर्सनैलिटी। ये स्टेटमेंट हमने इस वजह से दिया हुआ है। नाउ इट इज द टोटलिटी ऑफ द पर्सन एंड नॉट मियरली एक्सटर्नल लुक्स बट कैरेक्टर, बिहेवियरल ट्रेट्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ये जो सेंटेंस है ये आपको ये बता देता है कि हमारा जो परसेप्शन होता है पर्सनैलिटी के बारे में वो बहुत अलग है। हम बोलते हैं कि जो अच्छा दिखने वाला है, जिसका फिजिक अच्छा है, उसका पर्सनैलिटी अच्छा है। एक्चुअली जो प्रोफेशनल के हिसाब से है वो गलत है। तो हम क्या कहते हैं कि पर्सनैलिटी जो होती है किसी भी पर्सन की वो खाली एक्सटर्नल लुक के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एक्सटर्नल लुक डिपेंड जरूर करता है, हम नहीं कहते नहीं है, लेकिन वही एक जो है वही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ऐसा नहीं है। इसके साथ मतलब एक्सटर्नल लुक के साथ अगर आप देखोगे तो उस पर्सन का कैरेक्टर कैसा है, उसका बिहेवियरल ट्रेट कैसा है। अब बिहेवियरल ट्रेट कब पता चलता है, जब आप किसी के साथ काम करते हो, जब आप किसी के साथ से कोऑर्डिनेशन करते हो, उसके बाद ही बिहेवियरल ट्रेट जो है वो पता चलता है। इसके लिए जब आप किसी टीम में काम करते हो, आप जब टीम मेंबर हो तब आपका नेचर कैसा है ये आपका बिहेवियरल ट्रेट जो है वो बताता है। एंड उसके बाद जो है एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अब एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ में हम जैसे कहते हैं कि किसी का पॉजिटिव थिंकिंग है, कोई जो है उसका फाइटिंग स्पिरिट है, कोई जो होता है वो हम्बल एंड पोलाइट होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉलेजेबल। सो ऐसे बहुत सारे जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शोज द एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। तो ये सब चीज़ें मिलके पर्सनालिटी जो है वो हम डिफाइन करते हैं। तो ये आपको अभी मतलब ध्यान में आ गया होगा कि पर्सनालिटी जो है वो मियरली एक्सटर्नल लुक के ऊपर नहीं डिपेंड करती है। Now, a man is selected or rejected at many places based on their personality along with his intelligence, skill, knowledge, etc. हमने ये जानबूझ के स्टेटमेंट यहाँ पुट किया है बिकॉज दिस इज अ ट्रुथ। ये ट्रुथ ऐसा है कि हम बहुत जगह सिलेक्ट होते हैं या रिजेक्ट भी होते हैं along with our intelligence, skill and knowledge। आप बहुत नॉलेजेबल है, आपके पास बहुत अच्छा स्किल है, लेकिन आपको एटीट्यूड है तो कंपनी ज़्यादातर आपको सिलेक्ट नहीं करती है। अभी आजकल का ट्रेंड ऐसा है, ओवर नॉलेजेबल पर्सन्स आर वेरी रेयर एंड स्केयर टू सिलेक्शन, क्योंकि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको ये ट्रुथ मतलब दे कैन नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट कि ये कैंडिडेट हमारे पास कितने पीरियड तक रह सकता है, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, ही विल जंप इमीडिएटली। सो ऐसे सिचुएशन में
जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो अभी का ट्रेंड है वो बहुत अलग है। सो अलोंग विद द इंटेलिजेंस, स्किल, नॉलेज, उसके साथ ही साथ ये जो हमारे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सिलेक्शन या रिजेक्शन में। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे इंटरव्यूज में क्या होता है, आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाता है, आपके मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जाता है, आप कहाँ रहते हो, घर में कौन है, एंड दिस एंड दैट, एंड आपको बोलते हैं कि ओके आपका इंटरव्यू हो गया, और फिर आपको सिलेक्ट भी नहीं किया जाता है। फिर आपको मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि अरे मेरा तो इंटरव्यू तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ सिलेक्ट भी नहीं किया, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि इस केस में दो रीजंस होते हैं। पहले कुछ कंपनियों का ऐसा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है कि पहले वो पर्सनल इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करते हैं, फिर टेक्निकल इंटरव्यू होता है। कुछ कंपनी जो होते हैं पहले टेक्निकल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, पर्सनल इंटरव्यू में ये सब चेक होता है और फिर सिलेक्शन रिजेक्शन होता है। सो इस केसेस में हमारा इंटेलिजेंस, स्किल और नॉलेज के साथ साथ ये चीज़ें जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज योर कैरेक्टर, बिहेवियर ट्रेट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एटीट्यूड। अब इसके बारे में हम और आगे देखने वाले हैं। नाउ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियरल ट्रेट्स। तो जो बिहेवियरल ट्रेट्स है उनका जो है हम इम्प्रूवमेंट करना है हमें। कौन से बिहेवियरल ट्रेट्स? सच एज लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड रीस्टोरिंग आवर इथिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लास्ट का जो मैंने आपको ये वर्ड बताया है, रीस्टोरिंग आवर इथिक्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं बताता हूं, जैसे आप हायर पोजीशन जाते हो, आपको अभी 20 साल का एक्सपीरियंस हुआ है एंड नाउ यू आर शिफ्टिंग द कंपनी, एट दैट टाइम nobody will ask much about the technical things to you because your managerial skills are more important. At that same time, how is your ethics? इथिक्स इन द सेंस आप कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना लॉयल रह सकते हो, ये हमारे पास, ये हमारे से ज़्यादा चेक किया जाता है। सो एवरी मोड ऑफ योर सिलेक्शन और योर रिक्रूटमेंट, दिस पर्सनैलिटी पार्ट ऑफ इथिक्स इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। आप मान के चलो, अगर आप मतलब कोई प्रोक्योरमेंट के लिए अगर अप्लाई करता है परचेस डिपार्टमेंट के लिए, तो वहाँ तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। एम आई करेक्ट और नॉट? सो इसके लिए इथिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी इन शॉर्ट हमारा डेफिनेशन क्या हुआ है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब हमको कुछ जो बिहेवियरल ट्रेट्स है उनका हमको इम्प्रूवमेंट करना है। उसमें है कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ along with restoring our ethics. Now we have to first identify some of the personalities. अब जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी दो आदमी सेम पर्सनैलिटी के नहीं हो सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हर आदमी का अपना ओन थिंकिंग होता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, जब आप किसी टीम में काम करते हो और आपको एक ही गोल अचीव करना है, तो हमको हमारा जो ओन पर्सनालिटी है उसको हमको मोल्ड करना पड़ता है कॉमन गोल अचीव करने के लिए। तो इस हिसाब से वी आर गोइंग टू शॉर्टलिस्ट सम ऑफ द पर्सनालिटीज। तो लेट्स सी सम ऑफ द पर्सनालिटीज। फर्स्ट वन इज परफेक्शनिस्ट टाइप ऑफ द पर्सनालिटीज, हेल्पर्स, romantic personalities, achievers, asserters, then questioners, adventurers, observers, and the last one is peacemakers. So ये जो है हमने ओवरऑल आदमी जो है हर जो अलग अलग फील्ड में काम करता है उसके हिसाब से, जिस फील्ड में वो काम करता है वहाँ जो पर्सनैलिटी का जो क्या कहते हैं उसे कि रिक्वायरमेंट जो है, उस हिसाब से हमने जो डिफरेंट कैटेगरीज है पर्सनैलिटी के, उसको हमने 9 कैटेगरीज में क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। नाउ फर्स्ट वी विल टेक अबाउट द परफेक्शनिस्ट्स। सो ये जो टाइप के पर्सन्स होते हैं, दीज आर रियलिस्टिक, दे आर वेरी ग्राउंड टू अर्थ, और दे आर कॉन्शियस एंड प्रिंसिपल्ड। वो बहुत प्रिंसिपल्ड लोग होते हैं, उनके लिए प्रिंसिपल्स जो है लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दे आर मीन फॉर दैट।
अभी यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, दोज एग्जाम्पल्स विच सूट्स टू दिस पर्सनालिटी। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी है जो इस टाइप के पर्सनालिटी का होता है, ऐसे और भी लोग हैं सोसाइटी में, दोज आर वेरी फेमस पीपल, ओके। बट हियर वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द नारायण मूर्ति of the Infosys, who has founded this Infosys, okay. This is the say personality which is of perfectionist category under. Then helpers, this second category of the personality is for such a category where they are warm, concerned, nurturing and sensitive to other people's needs. आपको पता है बहुत सारे लोग जो है वो सोशल फील्ड में बहुत एक्टिव होते हैं, इन द सेंस क्या होता है वहाँ जो है दीज सम ऑफ द पर्सनैलिटीज दोज आर what again devoted their life for the service towards the society or people or say to the particular category of the people in the society, and those are called as the helpers category of the say personalities. So in this case we will take an example of the say Mother Teresa. You know, she has done a lot of work. Apart from this, the one more name what we can take from our Maharashtra, who is that? Could be one of them is Baba Amte. You might be knowing Baba Amte. So he is also this category. He has worked a lot for the society, especially for the leprosy kind of the people. Then the third category is achievers category. Now what is this achievers category? So such kind of the say personality people, they are say energetic, optimistic, self-assured and goal-oriented. So these kind of these say personality people are. So these are some of the characteristics, qualities जो है वो हमने shortlist करके उसको achievers category of personality में उसको हमने put किया है. Who is the example of this? Is a Sachin Tendulkar. Now why we are saying that Sachin Tendulkar is of this category? Because he has devoted his life entirely for one particular say objective, and for that purpose he is too much goal oriented. Now I will tell you the reason behind that. Achievers in the sense he has lived his passion. He has lived his passion in the sense क्या होता है, देखो ये टाइप के कैटेगरी के लोग जो होते हैं ना, वो पहले जब हमारा जो भी उनका लाइकिंग है, पैशन है, वो जब वो परस्यू करते हैं, वो आगे लेके जाते हैं, तो उनका ड्रीम नहीं होता है कि मुझे वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है, मुझे फेमस होना है, मेरे पास बहुत पैसा आना है, कुछ नहीं. दे जस्ट लव ऑन देयर पैशन. वो उनके पैशन के प्रति बहुत क्या कहते हैं कि ऑनेस्ट होते हैं, और उस हिसाब से वो क्या करते हैं, दे विल मूव अहेड. Am I correct? और जब वो आगे चलते जाते हैं तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनको पता चलता है अरे मैं तो फेमस बन गया. बात सोचने वाली है. अब हर कोई तेंदुलकर बनना चाहता है, क्रिकेट के एग्जांपल बता रहा हूं मैं, पर जब तेंदुलकर ने शुरू किया तो ही हैज नॉट एवर थॉट कि मुझे कुछ पर्टिकुलर बनना है. ही वॉज ओनली थॉट कि ये मेरा गेम है, मैं इसमें बहुत ज्यादा आगे जाना चाहता हूं. इट वॉज हिज ड्रीम. और ये ड्रीम चल के लेके जब वो आगे चला तो आगे चलने के बाद कुछ साल के बाद उसको पर्टिकुलर माइलस्टोन अचीव उसने ऐसा किया कि लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, ना कि वो लोगों के जैसा. सो दिस इज अ अचीवर्स काइंड ऑफ द पर्सनालिटी जिसे हम कहते हैं, ये है वो. देन द रोमांटिक पर्सनालिटी, दीज आर द सेंसिटिव फीलिंग एंड वार्म एंड पर्सपेक्टिव. तो ये जो पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो सेंसिटिव फीलिंग के होते हैं, वो थोड़ा इमोशनल होते हैं. दे हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, जिंदगी में जो हर रस होता है उसका वो पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं. इस तरीके की पर्सनैलिटीज होते हैं वो. नाउ हियर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कह सकते हैं कि अरे दिस इज अ वेरी चॉकलेट हीरो एंड समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ सम पर्टिकुलर से एक्टर. Fine, that is also romantic, but here we don't want to take into that क्योंकि acting is also an one art. लेकिन उसके अलावा हम यहाँ ले रहे हैं for example a painter, a great Indian painter, say M.F. Hussain. So he has lived his entire life for the painting. Am I correct? ऐसे बहुत सारे लोग हैं. मैं ऐसे नहीं बताऊं कि this is the only one person. You can identify such specific person. आप बहुत सारे ऐसे people जो है वो find कर सकते हो और इनको इस category में put कर सकते हो. Then the next type of personality we are having is observers.
नाउ ये जो कैटेगरी के पर्सन होते हैं, दे हैव अ नीड फॉर नॉलेज एंड इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड मतलब वो ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। दूज आर कॉल्ड एज द इंट्रोवर्टेड पीपल एंड दे आर क्यूरियस एंड एनालिटिकल एंड इनसाइटफुल। इनसाइटफुल मतलब वो ज्यादा अपने आप में रहते हैं, बाहर की दुनिया में ज्यादा रहना उनका कम होता है। एंड सच काइंड ऑफ द पीपल आर ऑब्जर्वर्स। So he is such kind of the personality of people is, some say great economist like Amartya Sen, there are some scientists, अनिल काकोडकर है, बराबर है, रघुनाथ माशेलकर है। ये जो कैटेगरी के पीपल्स है, these are more analytical kind of the people and they do, जो बहुत सारे जो रिसर्च होते हैं वो इस टाइप के लोग कर सकते हैं। ये टाइप का पर्सनैलिटी होता है। आप अभी जोड़ के देखो, अभी देखने के ये जो वर्ड है हमने क्या लिखा है, दे हैव अ नीड फॉर नॉलेज, उनको कंटिन्यूअस नॉलेज चाहिए, करेक्ट, एंड दे आर इंट्रोवर्टेड। अभी आप देखो कितने दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज के लोग होते हैं। अभी ऑब्जर्वर पर्सनैलिटी को आप रोमांटिक पर्सनैलिटी से मैच करके देखो। साइंटिस्ट और रोमांटिक होता है, मैं ना नहीं कह रहा हूं, पर रोमांटिज्म इज हाउ मच इन द साइंटिस्ट, इट इज अप टू सर्टेन एक्सटेंट ना, ही कैन नॉट लिव एंटायरली हिज लाइफ इन द रोमांटिक फील्ड। एम आई करेक्ट नो? क्योंकि उसका जो शेड है पर्सनैलिटी का वो ही बिल्कुल अलग है। इसके लिए ये अलग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं लोग। देन द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चनर्स। अभी ये जो वर्ड आपको थोड़ा अलग लगा कि ये क्वेश्चनर्स टाइप के पर्सनैलिटी क्या होता है, तो क्वेश्चनर्स का मतलब होता है कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टवर्दी। देन फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू ये रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टवर्दी है? अभी आजकल जो बहुत सारा मीडिया में चलता है, क्या चलता है, सो आपको पता है इंटरव्यूज होते हैं, करेक्ट, लाइव इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, डिबेट शोज होते हैं डिफरेंट चैनल पे। सो वो जो डिबेट एग्जीक्यूट करते हैं ना, दोज आर आस्किंग सम क्वेश्चंस एंड मेकिंग द पीपल टू से स्पीक ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो वो जो डिबेट जो कंडक्ट करते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पार्टिसिपेंट्स को पूछते हैं और उनको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या करते हैं, उनका व्यूज जो है वो रखने को बोलते हैं। इसके लिए हम उसको क्वेश्चनर्स टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कहते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है, दैट इज दी रजत शर्मा ऑफ आपकी अदालत शो में आपने देखा होगा। ही इज हैविंग सच अ पर्सनैलिटी। वो क्या करते हैं, हर बार कोई डिफरेंट पर्सनैलिटी को लाते हैं, कोई एक्टिंग के फील्ड का हो, कोई आपके पॉलिटिकल फील्ड का हो, कोई स्पोर्ट्स के फील्ड का हो, कोई सोशलिस्टिक फील्ड का हो, और उस पर्सन को लाके उसको उसके व्यूज जो है दे आर गोइंग टू कम अक्रॉस। सो दिस काइंड ऑफ द पर्सनैलिटी, इट इज अ क्वेश्चनर्स पर्सनैलिटी। देन द नेक्स्ट जो है वो एडवेंचरर्स काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। सो ये जो है दीज आर एनर्जेटिक, लाइवली एंड ऑप्टिमिस्टिक, ऐसे टाइप के पर्सनैलिटीज होते हैं एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ हियर वी कैन से कल्पना चावला, शी इज एस्ट्रोनॉट, ओके, बाय बर्थ शी इज इंडियन। आपको पता है वो बाय बर्थ कौन है, इंडियन है। डजंट मैटर शी सेटल डाउन आफ्टर गोइंग टू यूएस ओवर दैट। फिर भी एडवेंचरस कैटेगरी के लोग हैं, उनको ज्यादा थ्रिल अच्छा लगता है। तो ये जो थ्रिल लेके कुछ अलग करने के जो उनका चाह होता है वो एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज में होते हैं। आप बोलते हैं ना अभी ये कोई अलग ही किस्म का आदमी, ये ना मतलब खतरों से खेलना इसका शौक है, ऐसा हम बोलते हैं किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए। सो सच काइंड ऑफ पीपल आर दिस एडवेंचरस काइंड ऑफ द पर्सनैलिटी। देन एसेर्टर्स। एसेर्टर्स जो है वो बहुत ही मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होती है। दे आर डायरेक्ट, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड प्रोटेक्टिव। ये जो हमने कुछ वर्ड्स चूज किए हैं ना, इसमें हम एक ही वर्ड इसको और भी यूज कर सकते हैं, दे आर अपफ्रंट। अपफ्रंट मतलब क्या होता है, हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपफ्रंट वर्ड यूज करते हैं। मतलब ये आदमी तरोतार बोल देता है, इसके मन में जो आया ना बोल देगा, मन में कुछ नहीं रखेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा। ऐसे कुछ पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, दोज आर द एसेर्टर्स काइंड ऑफ द पर्सनैलिटी पीपल। अभी आपने ये नाम देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट टीएन सेशन हु वाज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डाइड लॉन्ग बैक, बट स्टिल ही वाज अ फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने पूरा इलेक्शन कमीशन सेट करके सेंट्रलाइज इलेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट किया था। लेकिन एट दैट टाइम ऑल्सो उसको बहुत टफ स्टैंड लेना पड़ा था। ओके, सो इट इज दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो हमने देखा है, इट इज पीस मेकर्स। अब ये क्या टाइप के पर्सनैलिटी लोग होते हैं, दे आर रिसिप्टिव,
रिसेप्टिव मतलब वो लोगों का ज्यादा सुनते हैं, गुड नेचर उनका मतलब नेचर भी अच्छा होता है और वो सपोर्टिव होते हैं, दे सीक यूनियन विथ अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, तो वो लोगों को अपने साथ जोड़ने में विश्वास रखते हैं और पूरे लोगों को साथ अपने लेके जाने में वो विश्वास रखते हैं। सो ये काइंड के जो लोग होते हैं, दिस इज द पीस मेकर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। सो यहाँ पीस मेकर, यू कैन सी द वर्ड जो है इसमें पीस मेकर, पीस इज फॉर व्हाट, पीस का मतलब क्या होता है, शांति अमन, ये होता है ना। तो उस हिसाब से जो शांति और अमन करना चाहते हैं, that kind of the people. Now here we are putting this name, it's a Atal Bihari Vajpayee, a great political leader. अब इस पे मतलब कैसे, इट इज नॉट द ओनली वन, अगेन आई एम टेलिंग, ऐसे बहुत है, पर हमने जो किया है वो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन फाइंड मोस्ट ऑफ देम एक ही पर्सन में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे हम एक आदमी को यहाँ पुट करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये हमारे पास है टोटल दिस 9 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे वर्ल्ड में ये 9 कैटेगरी के पर्सनैलिटी के लोग हैं, फिर मैं बाद में अगेन आपको बता रहा हूं, हमने उसमें से गिन चुन के कुछ अलग कैटेगरी ऑफ पर्सनैलिटी जो लोग हैं उसको हमने यहाँ इन कैटेगरीज में स्प्लिट किया हुआ है। फिर मैं वापस एक बार वही दोहराता हूं, हर आदमी का पर्सनैलिटी जो है वो अलग है, उसका थिंकिंग अलग है, एंड उसके हिसाब से वी विल हैव टू जज द पीपल, हमको लोगों को जज करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट इज़ हाउ सिलेक्शन और रिजेक्शन जो होता है उसमें ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। नाउ लेट्स गो अहेड, अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। अब ये आप कभी मत भूलो कि जब भी आप किसी प्लेस में जाते हो इंटरव्यू के लिए या कहीं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज इट स्पीक्स अ लॉट। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे हैं, आप क्या है, कुछ नहीं, सामने वाला आपका बॉडी लैंग्वेज देख के सब उसको पता चल जाता है। तो अभी हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या होता है। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट्स मच मोर देन वर्ड्स। अभी आप आपको मैं बताता हूँ, ये जो बड़े बड़े मतलब IAS के इंटरव्यूज होते हैं, UPSC के इंटरव्यूज होते हैं ना, आप उनका देखिए कभी भी इंटरव्यू का पैनल जहां बैठा होता है ना 5-6 लोग, वहां उनका जो डेस्क है इंटरव्यू का, वहां से वो जो कैंडिडेट अंदर आता है ना, कम से कम 20 फीट का तो या 25 फीट का तो वो डिस्टेंस रखते हैं मिनिमम, हाँ उससे भी ज्यादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैंडिडेट जब इंटरव्यू के अंदर आता है तो डोर नॉक करने से, अंदर आने से वो बैठने तक का उसका पूरा मूवमेंट जो है वो सब लोग कैच करते हैं। क्यों कैच करते हैं? उसका बॉडी लैंग्वेज उससे पता चलता है, वो डरा हुआ है, वो कॉन्फिडेंट है, वो कंफ्यूज्ड है, कैसा है उसका पर्सनैलिटी। अभी तक वो कैंडिडेट ने बात भी नहीं किया इंटरव्यू पैनल से, लेकिन इंटरव्यू पैनल अपने आप में एक अलग अलग राय बना लेता है, एंड दैट इज हाउ बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रोल होता है एक्सप्रेशन के लिए। इसके लिए हमने पहला ही सेंटेंस ऐसा पुट किया है, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट्स मच मोर देन वर्ड्स। तो हम बात करते हैं, वो बात से भी ज्यादा हमको क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारा बॉडी लैंग्वेज। आप बोलते ना, अब आपने किसी को पूछा, बोला अरे जल्दी इधर आ जाओ, और वो ऐसे ऐसे आ रहा है, आराम से आ रहा है, अरे यार दौड़ के आ, मैंने तुमको बोला है मेरे पास जल्दी कुछ काम है, फिर भी वो ऐसे आ रहा है। व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज? क्या कर रहे हो आप? मेरे को आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हो, आप मेरे को इमरजेंसी और आप ऐसे ऐसे आ रहे हो, व्हाट इज दिस? तो आपका बॉडी लैंग्वेज बता दे कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप अपने पेस से काम करने चाहते हो। आपने कुछ बोला उस आदमी को, मैं थोड़ा थक गया हूं, कोई जरूरत नहीं, पर आप वो सिग्नल कैसा लेते हो, आपके बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट होता है। सो इसके लिए बॉडी लैंग्वेज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम। ओके, सो फर्स्ट इंप्रेशंस आर मेड बाय बॉडी लैंग्वेज। इसके लिए मैंने पहले कहा था कि जब भी आप बात भी नहीं करते हो पहले, तो बात करने से पहले जो होता है वो आपका बॉडी लैंग्वेज बात करता है कि आप कैसे कैरेक्टर के आदमी हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन बॉडी लैंग्वेज नीड्स टू बी यूज्ड एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस। अभी आप बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में काम करते हो, अभी आप अगर प्रोडक्शन इंजीनियर है मतलब शॉप फ्लोर पे, और आप बहुत सॉफ्ट है, तो आपका मतलब बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा?
अरे यार चल ना यार प्लीज मेरा काम कर चल, ऐसा बोलोगे तो कौन सा ऑपरेटर आपके साथ से काम करवा के लेगा? एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, रिक्वेस्ट पे काम करेगा, तो इसे लगा अरे ये क्या है, ये कौन सा ये साहब है, छोड़ दो इसको, इसको क्या सुनने का। सो दिस काइंड ऑफ हमारा पर्सनैलिटी जो है ना वो जज करते हैं। लेकिन आप जब भी शॉप फ्लोर पे एंटर करते हो ना, आपका बॉडी लैंग्वेज, अरे साहब आया जरा ठीक से बैठ, ठीक से ये कर, तो ये जो है ना आपने अभी बात भी नहीं किया है, आप गुस्से में हैं, आप क्या कहते हैं कि काम एंड क्वाइट है, आप किसी अलग सोच में हैं, कुछ नहीं, पर आपका एंट्रेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज शुड बी सो मच टेलिंग टू द योर सबऑर्डिनेट्स। एम आई करेक्ट? ये जो होता है ये बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, और ये इसके लिए हमने ये वर्ड यूज किया है। हमने ये सेंटेंस में क्या लिखा है? बॉडी लैंग्वेज नीड टू बी यूज्ड एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। अभी मान के चलो आप फैमिली में हैं, समझो, हाँ अभी वो आजकल के जमाने में पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी अगर आप घर में आते हैं तो आपके लड़के को थोड़ा, अरे डैडी आ गए, मैं थोड़ा ठीक से बैठता हूँ, ये अभी नहीं बैठे, छोड़ दो वो, हाँ, तो आपके किड्स को थोड़ा आपके बॉडी लैंग्वेज से, अरे डैडी आ रहे बाबा, हाँ, लेकिन आपके वाइफ थोड़ी डरेगी, अरे 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 करके, नॉट नेसेसरी, व्हाई शी शुड, द रिलेशन इज डिफरेंट ना, थिंक ऑफ इट। ये होता है बॉडी लैंग्वेज का, क्योंकि लोग एक ही फैमिली के मेंबर है, लेकिन अगर ये आता है और ये आता है, मतलब एक ही आदमी दो लोगों के लिए अलग अलग क्या होता है, मैसेज होता है, एंड दैट इज हाउ इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। नाउ बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स आर कॉल्ड लीकेजेस। इसके लिए हमने इसको क्या कहा है? बॉडी लैंग्वेजेस जो होते हैं वो उसके जो सिग्नल्स होते हैं उसको हम लीकेजेस कहते हैं, बिकॉज यू मे ट्राई टू टेल समथिंग बट द ट्रूथ विल लीक आउट विजुअली। आप आज कुछ मतलब थोड़ा सा कैसे होता है, देखिए आप जब किसी कंपनी में काम करते हैं ना, आप सुबह जब जाते हो ऑफिस में तो आप पहले बोलते हो, अरे आज साहब का मूड अच्छा है, चलो यार अच्छा है, आज अपना दिन तो अच्छा जाएगा, हाँ ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है। और आप देखेंगे सुबह से ही, अरे यार आज क्या पता नहीं क्या हो गया यार, बॉस सुबह से बहुत ये कर रहा है, क्या हो गया उसको, घर पे कुछ हुआ लगता है उसका, एंड ही कैरीज दैट टेंशन इन द ऑफिस, और उसके वजह से फिर तो ये होता है बेचारा वो कुछ कहना भी चाहे मतलब अच्छा, तो भी दैट लीकेज सिग्नल्स टेल समथिंग डिफरेंट। तो ये भी थोड़ा बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। दिस इज द समवॉट ऑफ द डिफरेंट पैटर्न। ओके, नाउ अवॉइडिंग सच बॉडी लैंग्वेजेस। अभी हम जो जिसको हम बैड बॉडी लैंग्वेजेस की बात करेंगे वो कॉर्पोरेट के हिसाब से है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। क्रॉस्ड आर्म्स और लेग्स, आप बैठते कैसे हो, ऐसे पैर डाल के क्रॉस्ड आर्म लेग्स बैठते हैं कोई लोग ऐसे क्रॉस्ड आर्म्स बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी इंटरव्यू में ऐसे बैठोगे तो, आप अगर किसी पर्टिकुलर मीटिंग में ऐसा बैठोगे तो, आप अगर किसी मैनेजमेंट मीटिंग में ऐसा रिएक्शन दोगे तो इट डजंट लुक गुड ना। तो आपको कहाँ कैसे बैठना है, दिस पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज आपको अवॉइड करना है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको कहां अवॉइड करना है ये भी आप पता कर लीजिए। मैं ऐसे नहीं, आप घर में हो तो रिलैक्स ही रहोगे ना, घर में थोड़े आप ऐसे एकदम अटेंशन में बैठोगे, कोई जरूरत नहीं है भाई। बाहर तो हम बैठ लिए अभी 8-10 घंटे हो गया अभी सब, घर में आने के बाद कहाँ अटेंशन में बैठेंगे, कोई जरूरत नहीं घर में आने के बाद। पर जहां बैठना चाहिए वहां ये बॉडी लैंग्वेजेस आप अवॉइड करना चाहिए। देन कैरिंग बुक्स और पेपर्स अक्रॉस योर चेस्ट, ये कॉलेज के स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि उन लोगों का क्या होता है, स्पेशली सॉरी टू से, पर गर्ल्स को जरा थोड़ा ज़्यादा आदत होती है वैसे चेस्ट के ऊपर बुक्स और पेपर्स रख के बात करते हैं। तो फिर क्या होता है, वो फ्रेंड के साथ बात करते हैं, उनके जो फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं उनके साथ, तो उनका वो जो हैबिट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, एंड दे आर बिकम सो कंफर्टेबल विद दैट नो, तो उनको फिर वो मतलब हैबिट बन जाता है उनका, दे कैन नॉट बी एबल टू फाइंड कंफर्टेबल। आप उनको बोला, आप मतलब एज अ मतलब किसी कॉर्पोरेट के लिए आप इंटरव्यू के लिए आए हो तो आपका मतलब बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए, दे आर नॉट कंफर्टेबल, और उसके बाद आगे के जो सिग्नल्स है ना वो आते हैं। तो देखो आगे क्या होता है, टैपिंग फूड, कुछ लोगों का ऐसे पैर ऐसे ऐसे करने की बहुत आदत होती है, बैठे बैठे कर लेते हैं, नहीं दिक्कत कोई नहीं है, पर कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए ये बात है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ ये गलत है, पर कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है ये डिपेंड करता है। सो दिस इज द टैपिंग फूड। रॉकिंग लेग्स,
लोगों का ऐसे पैर हिलाने की बहुत आदत होती है। इसके लिए मैं कहता हूं ना, जब आपका इंटरव्यू होता है ना, बड़े बड़े इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं, आपका इंटरव्यू पैनल से जो चेयर होता है वो भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा जाता है। सो एवरी पर्सन इन द इंटरव्यू पैनल आपको बहुत क्लोजली अचीव करता है, ऑब्जर्व करता है, सॉरी। ड्रमिंग फिंगर्स, बहुत लोगों को बात करते हैं ऐसा कुछ तो बात करते करते ऐसा अपने धुन में बात करते रहते हो, ऐसा कुछ तो हैबिट रहता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग हैबिट रहता है। मैंने कहा ना, हर आदमी जो है वो अलग पर्सनालिटी का है। कोई म्यूजिक के फील्ड का हो लेकिन काम यहाँ कर रहा है, तो वो बोल क्या बोल रहा है, कैसे चल रहा है, अच्छा है ना, ऐसे इधर काम चालू है उसका अपना। सो दिस काइंड ऑफ द पर्सनालिटी, बट दिस शुड बी अवॉइडेड एट सर्टेन प्लेसेस। अगर आप किसी आपके सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज पे बात करो और ऐसे बात करो, तो क्या साहब यार कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है और खुद अलग ही मूड में है, तो ये जो है ना वो ठीक नहीं लगता है। हाँ, बिटिंग नेल्स बहुत बहुत गंदी आदत है। कोई लोग जब टेंशन में आते ना ऐसे नाखून खाने लगते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, यू आर इन अ मतलब व्हाट यू कैन टेंस मूड, पता चलता है इमीडिएट दिस पर्सन गोज इनटू द सम डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, सो दिस पर्सन इज कंप्लीटली स्कैर्ड। ओके, हाँ, अभी ये एक अलग है, कवरिंग योर माउथ, ओके, विथ योर हैंड व्हाइल टॉकिंग। बहुत सारे लोगों को ऐसे बात करना, व्हाट सर आई हैव डन लाइक दिस। अरे मुंह पे क्यों हाथ रखा है भाई, मुंह पे का हाथ निकाला और बात कर। आपने ऐसे परसेंटेज नहीं देखे होंगे अभी तक, लेकिन जब आप किसी 100 200 400 500 लोगों के साथ बात करोगे ना और मिलोगे ना, तो आपको इसमें से बहुत सारे परसेंटेज दिखाई देंगे। और स्पेशली जब आपको किसी चेयर पे बिठा के आपको लोगों का इंटरव्यू लेके उनको सिलेक्शन करना है, ऐसा आपको काम दिया गया हो, तो आपको दिखाई देगा अरे यार बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर इसको कैसे सिलेक्ट करे या रिजेक्ट करे, क्योंकि अंदर आके ये क्या करेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, अंदर आके ये कैंडिडेट ने अच्छा परफॉर्म भी करना चाहिए। वो काम अच्छा करता है लेकिन ये कभी टेंस में चला गया तो वो नाखून खाते बैठेगा, और कभी किसी कस्टमर या किसी और मतलब प्रोफेशनल पर्सन के सामने वैसा कर रहा है, तो हाउ डज इट लुक, अच्छा नहीं लगता है ना वो। और बड़े बड़े लोगों का ऐसा होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, रॉकिंग इन योर चेयर, ये बॉस लोगों का एटीट्यूड होता है। अभी ऐसे चेयर में बैठे ऐसे ऐसे झूलते हैं, सो व्हाट यू हैव डन, व्हाट इज योर दिस थिंग, अभी तक ये क्यों नहीं हुआ, वो आया क्या, उसका क्या हो गया, इसका। सो दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन आप जब किसी सीट पे बैठे हो, एटलीस्ट फॉर दैट 8 to 10 hours, okay, you should be giving your all instructions in a proper way. So this is again a kind of avoiding such body language. Clearing your throat too much. अब बहुत लोगों को ये बीमारी होती है, अगर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं तो मैं पहले ऐसे करूंगा, तो मैं पहले डायरेक्टली सेंटेंस ही नहीं बोल पाता हूं। फिर आदमी वाला समय, अरे तू क्या बोलना चाहता है कुछ, तो सामने को सिग्नल जाता है ये कुछ बात करना चाहता है, सीधा नहीं बोलेगा कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसा अरे ये क्या है, इज अ वेरी वेरी बैड काइंड ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, प्लीज कीप दिस इन माइंड। हैंड्स इन पॉकेट, ये अलग है, और कुछ लोगों का वो स्टाइल होता है 2 पॉकेट्स में हाथ डाल के बात करें, कभी कभी किया ठीक है, पर कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है इसका ध्यान होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ओके ना, हाँ, ये और एक कैटेगरी है, बिहेविंग रूडली। आप जब आप किसी के साथ बिहेव करते हैं तो आप रूडली बिहेव करते हैं, आप बोलते हैं ना अरे यू शुड टॉक इन अ प्रॉपर मैनर। आजकल तो वो बहुत मतलब क्या कहते हैं ना, सोसाइटी में बात करते समय वी हैव टू टेक इट वेरी वेरी कॉशियसली दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, वर्किंग व्हेन समवन इज टॉकिंग टू यू। अब मतलब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और वो आदमी नीचे देख के डेस्कटॉप पे या अपने मशीन पे काम कर रहा है, वो दिखा रहा है कि मैं आपके साथ सुन रहा हूं आपकी बात, पर आपकी तरफ देख नहीं रहा, तो आपको कैसा लग रहा है, हाउ दिस रूड पर्सन इज, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे 5 मिनट का काम है भाई, मेरा भी कुछ इंपॉर्टेंट आपसे बात करना है और आप भी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो, लेकिन गिव मी 5 मिनट्स। तो ये जो है इट्स अ रूड बिहेवियर, दैट इज वर्किंग व्हेन से समवन इज टॉकिंग टू यू। उसके बाद विस्परिंग, कान में ऐसा कुछ कुछ फुसफुस करते हैं,
दिस इज वेरी वेरी बैड। आप मीटिंग में बैठे तो भी साहब क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने का, अरे आपने लिप्स भी मूवमेंट किए ना तो बॉस कैच कर लेता है। हैबिट है ये। इसके लिए मैं कह रहा हूं आप जब एक्सपीरियंस हो जाओगे ना 20 साल के बाद, तो ये मेरा सेशन याद रखना और देखना, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स के लोग आपको मिल जाएंगे। यू विल गेट फेड अप। आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को हेड कर रहे हैं और कोई ऐसा बिहेव कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? जाने दो। ऐसा बोलेंगे आप? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। सो दिस विस्परिंग इज से रूड बिहेवियर। स्टैंडिंग टू क्लोज एक और बड़ा है। कुछ लोगों को हम बात करें बहुत नजदीक आके खड़े, अरे थोड़ा कीप अ क्लोज डिस्टेंस। अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों का पर्सनैलिटी ऐसा होता है, वो हम जिसे कहते हैं ना, मतलब शॉप फ्लोर पे भी आपको पता होगा, ये साहब का जरा चिपको आदमी है, आपको पता है ना, वो हमेशा उसके साथ चिपका हुआ रहता है, स्टैंडिंग टू क्लोजली। सो वो जो है वो अलग काइंड ऑफ एटीट्यूड है, दैट इज अगेन अ रूड बिहेवियर। अभी कुछ बॉस लोगों को अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ बॉस लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। कुछ बॉस लोगों का मतलब उनका एक अलग अपना क्या कहते हैं, उनका मजबूरी होता है। आप बोलोगे कि बॉस का क्या मजबूरी है? अभी आप बता के चलो, मैं आप एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपने एक कंपनी में 20 साल एज अ डिजाइन इंजीनियर काम किया है, मान के चलो, और 20 साल के बाद आपने कंपनी चेंज किया है और आप किसी अलग कंपनी में चले गए, तो आपके साथ पूरा नया टीम है, बराबर है? तो इस केस में आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेना है वहां से किसी ऐसे आदमी से लेना है जिसको ज्यादा से ज्यादा मालूमात हो, ये तो बराबर है। तो ऐसे आदमी को आपको, चाहे वो कैसे भी पर्सनैलिटी का हो, कुछ दिन के लिए तो उसको मतलब आपको उसको अपने साथ ज्यादा क्लोज रखना ही पड़ता है। दिस इज अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम होता है बॉस का भी, एम आई करेक्ट ना? तो उसको थोड़ा सा टू गेट सेटल ऑन दैट पिच इट रिक्वायर्स सम टाइम। उस केस में ऐसा हो जाता है, दिस इज अ रूड बिहेवियर, स्टैंडिंग टू क्लोज। नाउ पैकिंग अप फोल्डर्स एंड पेपर्स वेल बिफोर मीटिंग इज ओवर, एकदम रूड बिहेवियर, बहुत रूड बिहेवियर ये। आप अभी तक मीटिंग सी कॉर्पोरेट स्टाइल में बता रहा हूं, मीटिंग गेट्स ओवर इज बीइंग फॉर्मली डिक्लेयर्ड, सो वी विल कंक्लूड आवर टुडेज मीटिंग। दिस वर्ड जब आता है कि हमने आज का मीटिंग कंक्लूड किया है, तभी फॉर्मली ऐसा डिसाइड होता है कि नाउ यू कैन स्टार्ट वाइंडिंग अप योर से पोस्चर्स। तब ठीक है, आप चेयर से उठो, आपके कुछ जो पेपर्स वगैरह है फोल्डर से वो कलेक्ट करो। कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। शेकिंग हैंड्स टू हार्ड और लिम्प हैंड्स शेक्स, ये एक अलग ही आजकल ये अलग फंडा है। लोग क्या बोलते हैं, आप कैसे शेक हैंड करो? कॉन्फिडेंट। अभी कॉन्फिडेंट मतलब उसका हैंड आपके हैंड में लेके क्या उसको दबाओगे इतना कि वो चिल्लाएगा सामने वाला आदमी? ऐसे हैंड शेक करते क्या? दैट इज कॉल्ड एज अ हैंड्स टू हार्ड शेकिंग। कुछ लोगों को बहुत आदत होती है। हमारे मतलब एक ग्रुप में कैंडिडेट था, वो कभी भी आता है ना, वो ऐसा हाय ऐसा करके वो इतना जोर से हाथ दबाता। ऑफकोर्स ही वाज अ कराटे पर्सन। मतलब तेरा घर पे रख भाई, हमारे को क्यों ऐसा जबरदस्ती तेरा? तो ये जो है, ये दिस इज समथिंग इज बीइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ द पर्सनालिटी। देन लुकिंग एट योर वॉच रिपीटेडली, कुछ लोगों को बहुत आदत होती है, अभी देखते बार बार देखते कब खत्म होगा, कब कभी कितना टाइम रह गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, लुकिंग एट, और वो हमको पता चलता है किसी को भी। देन नेक्स्ट, हाँ, दिस इज फिडलिंग विथ रिंग्स, वॉचेस, ईयर रिंग्स एंड चेन्स। ये स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए है। वो जब भी बैठते वो ईयरिंग को ऐसा हाथ लगाते हैं, उनका वो चालू होता है, वॉच के साथ ऐसे खेलते हैं। क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे आप तो पता चल जाएगा। तो मैंने कहा ना कि वो कॉन्स्टेंटली, मतलब जो ऐसे रहते ना, मतलब कॉलेज में उनका आदत ऐसे थी कि चेस के ऊपर आप क्या नोटबुक्स वगैरह रख के जो रहते थे, उनको आप बोलो कि आपको कुछ नहीं करना है, मीटिंग के लिए बैठना है, तो दे आर सी बिकम्स अनकंफर्टेबल। तो अनकंफर्टेबल में वो ये सब करते हैं। अभी करने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि कॉलेज के ज़माने में तो हमने ऐसे बैठते थे, हम ऐसा खड़े खड़े बात करते थे। अब तो ऐसा नहीं करना है, तो क्या करें फिर? तो ये शुरू होता है फिर। आई एम नॉट टेकिंग टू एवरी गर्ल, प्लीज डोंट टेक इट इन अ निगेटिव वे, पर बहुत सारे गर्ल्स आई ऑब्जर्व फॉर द लेडीज एंड ऑल दैट थिंग्स। ओके,
हाँ, ये एक और एक फंडा है। तो बात करते समय किसी को ऐसा वो पेन हाथ में लेके उल्टा करके ऐसा ऐसा टेबल पे इसे करने की आदत होती है, दैट इज टैपिंग और क्लिकिंग द पेन्स। आपने देखा होगा कोई कोई परसेंटेज के लोग होते हैं। मैं एक इसको ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी कहता हूँ। मैं आई एम पुटिंग दिस इन अ वन मोर कैटेगरी, ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट मतलब वो खुद को ज़्यादा मतलब बहुत इंटेलिजेंट समझ के मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मैंने बहुत स्किल एक्वायर किया है, मैं कंपनी को बहुत आउटपुट दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से कंपनी चल रहा है, मेरे वजह से कंपनी चल रहा है, अगर मैं कल नहीं गया तो कंपनी बंद हो जाएगा। ऐसे टाइप का जो किसी का जो थिंकिंग होता है ना, ये ऐसे होते हैं। कुछ कुछ लोग तो बॉस के साथ भी ऐसे एटीट्यूड में बात करते हैं, ऑफ कोर्स होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट दी बिहेविंग रूडली। अब लीडरशिप क्वालिटीज, ये बहुत अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको जब भी हम टीम में काम करते हैं तो हमको लीडरशिप क्वालिटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए अब मैं कुछ क्वालिटीज के बारे में पहले नोट डाउन करता है। हम करेज, सेल्फ कंट्रोल, अ कीन सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स, द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन बीइंग पेड फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, अ सिंपथी एंड अंडरस्टैंडिंग, मास्टरी ऑफ डिटेल्स, willingness to assume full responsibility, cooperation. Listed some of the qualities for the leader. लीडर ऐसे नहीं बोलता है। अगर मान के चलो मैं कंपनी में बॉस हूं और आप में से किसी को मुझे लीडर बनाना है, टीम लीडर, तो मैं कुछ तो पैरामीटर्स देखूंगा। काम अच्छा करता है ये एक तो पैरामीटर है मेरा, लेकिन काम अच्छा करता है वो इंडिविजुअल हो गया ना। सचिन तेंदुलकर वॉज अ स्किल्ड बैट्समैन, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं वो कैप्टनशिप भी अच्छा करा था, उसका प्रॉब्लम कुछ अलग हो गया हुआ, आई डोंट नो, पर ही कुडंट बिकम अ सक्सेसफुल कैप्टन। एम आई करेक्ट? उसका नाम हुआ क्या एज अ सक्सेसफुल कैप्टन? तो नाम किसका हो गया? धोनी का हो गया ना, और उसके बाद अभी विराट कोहली का हो गया। बराबर बात कर रहा हूं ना मैं। अब पर्सनैलिटी का आप बात करेंगे, क्वालिटी का मतलब लीडरशिप क्वालिटीज का, तो ये सब चीजें आती है। ओके, तो उसमें है सबसे पहला है करेज। आपको कब कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, बोल्डली आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास करेज होना चाहिए। देन देयर इज अ सेल्फ कंट्रोल, आपको आपके ऊपर बहुत कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन अ कीन सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, आप किसी टीम को अगर लीड कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी के भी साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, हर एक के साथ फेयर बिहेवियर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स। आप जो भी करना चाहते हैं उसका आपके माइंड में पूरा प्लान तैयार होना चाहिए। द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन बीइंग पेड फॉर, ये जो फिफ्थ वाला पॉइंट है ना, दैट इज मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग। क्या एक्सपेक्ट करती है? द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन बीइंग पेड फॉर। आपको मैंने अगर महीने का 1.5 लाख रुपया सैलरी दिया है तो मैं आपसे 5 लाख का महीने का आउटपुट एक्सपेक्ट करूंगा। दैट मीन्स यू हैव टू डू समथिंग मोर देन फॉर व्हाट यू हैव बीन पेड फॉर। इसके लिए मैं आपको एक रूल हमेशा बता देता हूं, ध्यान में रखिए। जब भी आप किसी कंपनी में एज अ मैनेजमेंट कैटेगरी में काम करते हैं तो लोगों को क्या लगता है पता है? अरे हमारा साहब का मजा है बाबा, कभी भी आता है, हाँ 10 का टाइम हो तो 12 बजे भी आता है, हाँ कभी जल्दी भी चला जाता है, सब बराबर है, वो देखते हैं ऐसा। लेकिन 24/7 मोड में वो मैनेजरियल पर्सन हैज टू गिव हिज सर्विस। मैंने ऐसे भी देखे, व्हेन आई वाज वर्किंग मिडनाइट 2 o'clock इमरजेंसी, उसको नींद में से उठ के, आधी नींद में से उसको आना पड़ता है। एंड दैट इज हाउ इज योर हैबिट ऑफ डूइंग, गिविंग समथिंग मोर देन व्हाट यू हैव बीन पेड फॉर। आपको जितना पे किया है उससे ज्यादा आपको सर्विस देना पड़ता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लीडरशिप के लिए। उसके बाद अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, हमेशा आपको भी लगना चाहिए मेरा बॉस कैसा है, कुछ भी हो उसके ऊपर प्रेशर भी आता है ना, ठीक है, वो प्रेशर
मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, शायद मैंने आपके किसी और पहले बैच को बताया होगा, मुझे पता नहीं है। एक डेफिनेशन है, आप हमेशा ध्यान में रखिए और चाहिए तो नोट भी करके रखिए। नोट ऐसा करना है आपको कि अ सक्सेसफुल मैनेजर इज वन, a successful manager is one who takes the pressure more and pass on the less। मतलब क्या करता है, जो सक्सेसफुल मैनेजर होता है ना, वो खुद ज्यादा प्रेशर लेता है, ऊपर से उसको प्रेशर आता है ना टॉप मैनेजमेंट से, वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लेता है, लेकिन कम से कम प्रेशर वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट पे ट्रांसफर करता है, वो अच्छा मैनेजर कहलाता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसे टाइप के प्लीजिंग पर्सनैलिटी जो लीडर्स है वो सबको अच्छे लगते हैं। देन सिंपथी एंड अंडरस्टैंडिंग, यही अनदर रोल है लीडर के पास। लीडर के पास जो है वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आज क्रिकेट की मैच है, आज ये क्या यार इतना बड़ा मैच और ये आज खेला ही नहीं यार। बीइंग एज अ कैप्टन आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड ऑन हिम, ऑब्वियसली नॉट अ प्रॉब्लम, पर बाद में मैं सोचूंगा कुछ तो प्रॉब्लम हुआ रहेगा इसका, कुछ तो पर्सनल प्रॉब्लम होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। इज एन अंडरस्टैंडिंग एंड अ सिंपथी टुवर्ड्स दैट, क्योंकि जो 10 में से 9 मैच अच्छा खेल रहा है और 10th मैच को अगर अच्छा नहीं खेला तो देयर कुड बी सम प्रॉब्लम फॉर हिम, जेन्युइन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम। तो ये अंडरस्टैंडिंग और सिंपथी होना चाहिए। देन मास्टरी ऑफ डिटेल्स, उसको वो जो लीडर है उसकी मास्टरी होनी चाहिए मैक्सिमम फील्ड्स में। देन विलिंग टू एज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर फेल्यूर हुआ तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, और अगर कोई अच्छा सक्सेस मिलता है तो वो टीम का है। ये जो है ये अच्छे लीडर का क्या कहते हैं, इट्स अ गुड साइन। एंड देन नेक्स्ट वन इज अ कोऑपरेशन, आप जो लीडर अच्छा कोऑपरेटिव होता है वही लोगों को ज्यादा पसंद आता है। सो दीज आर सम ऑफ द लीडरशिप क्वालिटीज। Then we will talk about the communication skills. Okay. Now communication skill is very important in building the interpersonal skills. आप जब किसी लोगों के साथ जुड़ जाते हो काम करते समय, तब आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Effective communication skills are critical element in your career and personal life. Again, ये हमने दो अलग अलग चीजें रखी है, आपके करियर में एज वेल एज आपके पर्सनल लाइफ में भी आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली फॉर द पीपल अमंग नाउ, आप यहाँ जो लोग बैठे हैं और जिनके किड्स है छोटे छोटे, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल इन अ पर्सनल लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आजकल बैलेंस्ड रोल प्ले करना है बीइंग एज अ पेरेंट। ध्यान में रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो आगे चल के जो वक्त आने वाला है तो उसमें पेरेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इन द सेंस आपको एक साइड में आपके किड को कुछ अच्छे सपने ड्रीम्स दिखाने हैं, बट एट द सेम टाइम उसको आपको कुछ अच्छे जो कहते हैं कि कल्चर वो भी देना है। सो ड्रीम्स योर कल्चर्स शुड गेट गो हैंड इन हैंड, और उसके साथ थोड़ा सा उसको कुछ डिसिप्लिन के बारे में भी इनपुट देना है। नाउ कम्युनिकेशन स्किल इज द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन। तो बात करना, कम्युनिकेशन स्किल मतलब बात करना, तो एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एंड एट द सेम टाइम एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन। अभी हमने यहाँ एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन जो लिखा है उसमें ब्रैकेट में हमने एक्सप्रेसिव कहा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्यों बता रहा हूं मैं, आप अगर लीडर हो और आपके टीम को अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है कि अभी आगे के 24 आवर्स हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, हम सबको एक साथ जुड़ के काम करना है, तो आपके कम्युनिकेशन के इंस्ट्रक्शन में जो इमोशंस कैरी होते हैं उससे वो लोग क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। एम आई करेक्ट ना? तो ये जो है कम्युनिकेशन स्किल इज नथिंग बट इट्स अ एक्सप्रेसिव वे ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन। एक्सप्रेसिव होना चाहिए, आपके मन में जो भी है वो आपके चेहरे पे दिखाई दे के जब आप आपके टीम मेंबर्स के साथ बात करोगे तो उनको भी लगा अरे साहब बोल रहा है तो बोल रहा है, इसमें कुछ बात है, तो हमको आगे के 24 घंटे डट के काम करना है, इससे जो भी रिजल्ट निकलेगा उससे हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है।
तो ये जो विश्वास बनता है ये एक्सप्रेसिव वे ऑफ कम्युनिकेशन से बनता है, वो अच्छे लीडर की खासियत होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या होता है उसमें भी होता है, देखो कैसे है। आप इसके लिए मैं कहता हूं वर्ड टू वर्ड, ये मेरा पर्सनल है, मैं किसी के साथ जोड़ता नहीं। कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्कशन होना मैं कभी भी टेलीफोनिकली नहीं करता हूं, ज्यादातर मैं फेस टू फेस बात करता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं फेस टू फेस उसके साथ बात करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हाउ मच सीरियस दिस पर्सन इज, कितना सीरियस होकर वो बात कर रहा है, उसकी इस चीज में कितनी इन्वॉल्वमेंट है, वो मुझे उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्सप्रेशन जो हुए, उसके इमोशंस से पता चलता है। और ये मतलब जान के लेने के लिए आपको उतना एक बार एक्सपीरियंस आ गया ना, तो फिर आप भी समझ जाते हैं आदमी बंदा जेन्युइन है, इसके साथ हम आगे जाएंगे, वरना जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ये सब कम्युनिकेशन स्किल जो है उसमें एक तरफ हम लैंग्वेज, अभी लैंग्वेज में हमने रिसेप्टिव कहा है। रिसेप्टिव मतलब आपको अगर कोई बता रहा है अपने तरफ से कोई बातें, तो वो भी सुन के लेना और फिर अपनी बातें उसके तरफ रखना। इट्स अ टू वे डायलॉग, इसको हम कम्युनिकेशन कह रहे हैं, इट्स अ टू वे डायलॉग कहते हैं हम इसे। नाउ टिप्स टू गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना है, कम्युनिकेशन स्किल, तो उसके लिए टिप्स क्या है? तो मेंटेन आई टू आई कांटेक्ट विथ ऑडियंस। अगर आप किसी आपके टीम में मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं और आप टेबल की तरफ नीचे झुक के बात कर रहे हैं, ऊपर सीलिंग की तरफ देख के बात कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं उसे, दीवार का कोना पकड़ के लिया और वहां देख के बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन। आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। सो आई टू आई कॉन्टैक्ट इज अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। दूसरा जो है वो बॉडी अवेयरनेस, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बॉडी मूवमेंट कैसे है, उससे पता चलता है कि हाउ दिस पर्सन इज एनर्जेटिक व्हाइल टॉकिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस, उसके एक्सप्रेशंस कैसे है बात करते समय, उसके हिसाब से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो कितना इफेक्टिव है, ये लोग मतलब कंक्लूड करते हैं। सो गेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस ये एक अलग चीज है। देन कन्वे वंस थॉट। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। कंपनी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऐसे पोस्ट होते हैं, आपको पता है। प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा कम्युनिकेट किया है कि ये जो इंपॉर्टेंट मैसेज है टॉप मैनेजमेंट का, वो आप आगे के लोगों तक पास ऑन करो। तो उसका जो थॉट है, प्रेसिडेंट ने पुट किया हुआ थॉट, जो मैनेजमेंट का थॉट है, वो हमको आगे लेके जाना है। तो उस केस में हम आगे कैसा लेके जाएंगे, आप समझ लो। आप बोलेंगे उसमें क्या है, दिक्कत क्या है? बहुत है। मैं जिस इंटेंसिटी से बात कर रहा हूं या करना चाहता हूं, मेरे जो इमोशंस है वैसे के वैसे ही अगर मेरा सबऑर्डिनेट मेरे टीम के आगे रख देता है तो टीम का आउटपुट बन जाता है। एम आई करेक्ट ना? तो ये जो है वो कन्वे वंस थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टिप ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। देन प्रैक्टिस द इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन स्किल तो होता है इफेक्टिव, मतलब वो कम्युनिकेशन से हमको जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट वैसे ही आना चाहिए, ये इसे कहते हैं हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। तो इसका हमें प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली जब आप कंपनी में हैं, आप किसी मैनेजरल पोस्ट पे है और कंपनी आपको किसी कंपनी के तरफ से मीटिंग के लिए भेज रही है और वो बोलते हैं कि ये मीटिंग हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, आप ये डील क्रैक कर लो या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो वहाँ जाके जो कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं कंपनी में, कुछ लोगों को ही आइडेंटिफाई करते हैं, अरे भाई इसके लिए इसको लेके जाओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व, इसको मत लेके जाओ, ये अच्छा आदमी है पर ये बात नहीं ठीक से करता, इसको रोको, या इसको खाली साथ में रोको, इसको बोलो कि बोलने का नहीं बीच में। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। ओके, सो इट इज इन दिस वे। ओके, देन पर्सनल क्वालिटीज। अभी हम देखेंगे कि अच्छी पर्सनालिटी के लिए हमारे पास कुछ पर्सनल क्वालिटीज भी होनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात है हमको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। दैट इज यू हैव टू गिव अप द लेजीनेस।
हम लेजी नहीं होने चाहिए। देन सिंसेरिटी, आपको जो भी काम दिया है, जो भी टास्क दिया है, उसके प्रति आपका सिंसेरिटी होना जरूरी है। ऑनेस्टी, आपको आपके काम के प्रति बहुत ही ऑनेस्ट होना जरूरी है। चाहे आप डिजाइन इंजीनियर हो, चाहे आप प्रोडक्शन इंजीनियर हो, चाहे आप कंपनी के सीईओ हो, कोई भी हो, यू शुड बी ऑनेस्ट। सो ऑनेस्टी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ द पर्सनल क्वालिटी। कमिटमेंट, कमिटमेंट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब आपने अगर किसी को जबान दे दी कि मैं करूंगा तो करूंगा, एट एनी कॉस्ट आई विल डू, जबान देने से पहले सोचूंगा, मानता हूं मैं, पर एक बार दे दिया तो आई एम व्हाट यू कैन से फर्म ऑन माय कमिटमेंट। मैंने आपको कमिटमेंट दिया, मैं करूंगा ही करूंगा, चाहे थोड़ा देर हो जाए, पर आई एम स्टिक विथ माय कमिटमेंट। ये हमारा पर्सनल क्वालिटी होना चाहिए। डेडिकेशन, जब भी आप कोई काम करो तो आप फुल उसको इन्वॉल्व कर दो, आपको खुद को उस पर्टिकुलर वर्क में, दैट इज कॉल्ड एज अ डेडिकेशन। तो आप जब भी कोई काम डेडिकेटेडली करते हैं ना, उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा आता है, क्वालिटी ऑफ वर्क दिखाई देता है विथ योर डेडिकेशन ऑफ से वर्क। सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ ड्रिवन का मतलब होता है कि कंपनी में अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ तू ये काम कर कर बोलने के बाद मैं 1 घंटे के बाद वापस आऊंगा, अरे तूने किया नहीं अभी तक, हाँ कर रहा हूँ, वापस 1 घंटे में। सो सेल्फ ड्रिवन मतलब एक बार आपको बोल दिया कि आपको फिर मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आई विल गेट द आउटपुट, दैट इज अ सेल्फ ड्रिवन। देन गो गेटर्स, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी। गो गेटर्स मतलब मैं उसको, ऐसे कुछ पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उनको मैं खाली एक बात बता रहा हूं, हमें ये डील क्रैक करना है, दैट्स इट। एक लाइन मैंने उसको बोल दिया, पूरा सिनेरियो समझ दिया, मैं बाजू को हो गया, उसने पूरा टेक ओवर कर लिया और रिजल्ट मुझे लाके दिया। उसने क्या किया, कैसे किया, किसके साथ बात किया, कैसे कन्विंस किया, वो सब उसका लुकआउट है, मुझे रिजल्ट मिल गया। गो गेटर, जाओ मुझे रिजल्ट लाके दो, क्या करना है करो, whatever you want the say resources I will provide you, doesn't matter, don't look for the resources, लेकिन I want the result। गो गेटर लोग ऐसे होते हैं। और ये लोग जो होते हैं ना, इसको मतलब कहीं भी जाओ, मैं इंडस्ट्री का ही बात नहीं कर रहा हूं, अभी पॉलिटिकल इसमें क्या होता है, गो गेटर लोग होते हैं, इसको वहां लगा दो, आपका सब रिजल्ट आ जाएगा जो आपको चाहिए। वो ऐसे गो गेटर जो क्वालिटीज होते हैं कुछ लोगों में होते हैं, इट्स वेरी क्रूशियल। So that's it for today. We have completed our this personality development session. I hope आपको कुछ थोड़े इनपुट्स मिले होंगे हमारा पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। अभी आपको कुछ ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हुआ होगा एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। तो लास्ट में एक ही सेंटेंस, पर्सनालिटी का मतलब अच्छा दिखना ऐसा नहीं है। वो आप फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं तो अलग बात है कि आपका अच्छा दिखना ज़रूरी है, पर when you are working in any other environment, personality doesn't mean you should be a good looking, ऐसा नहीं है। नहीं तो नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्ति जो है वो इतना बड़ा मतलब फेमस पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता। मैं दिखने के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट इन द अदर वे। मेरा कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि जो अच्छा दिखता है वही उसका ही अच्छा पर्सनालिटी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज ले लो, वो बहुत सारे लोग एवरेज दिखने वाले हैं, उनका फिजिक अलग है, उनका बात करने का भी तरीका अलग है, फिर भी उनका पर्सनालिटी अच्छा है। तो पर्सनालिटी का मीनिंग जो आपके दिमाग में जो भी कुछ होगा तो वो आप उसको करेक्ट कर लीजिए, एंड यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ करेक्ट मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी व्हेन यू आर वर्किंग इन द टीम। आप कहीं भी काम करो इंडस्ट्री में तो आपका जो नज़रिया है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो विद दिस वी विल कंक्लूड आवर सेशन। होप आपको ये सेशन थोड़ा यूजफुल रहेगा, ठीक है। थैंक यू।